हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो पाठ नंबर 4 है, जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। इस पाठ के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसमें दो कविताएं हैं, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। तो इस पाठ का पार्ट 2 अर्थात भाग 2 हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अपन लोग पार्ट 1 अर्थात भाग 1 पढ़ करके आए हैं, जिसमें इस पाठ का सारांश, उत्साह का सारांश और अट नहीं रही इसका भी सारांश, यानी दोनों कविताओं का सारांश पढ़ा है अपन ने पहले पार्ट में, और दोनों ही कविताओं की संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये पढ़ करके आए हैं। अब ये दूसरे वाले भाग में इस पाठ के सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ने हैं, और इस पाठ के जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जीवन परिचय पढ़ना है, और अंत में इस पाठ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो अपन को क्या करना है, पढ़ना है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके विकल्प, आपके रिक्त स्थान और आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर ये सम्मिलित रहते हैं। सत्य सत्य भी रहते हैं, जोड़ियां भी रहती हैं, लेकिन हम सत्य सत्य और जोड़ियां आपकी इस वीडियो में नहीं बताते हैं। जब अपनी हिंदी पूरी हो जाएगी तब आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो लेकर के आएंगे, तो उसमें आपको जोड़ियों की अलग से प्रैक्टिस कराई जाएगी, सत्य सत्य की अलग से प्रैक्टिस कराई जाएगी, और बाकी वस्तुनिष्ठ की अलग से प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो आप पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि आपको इसके पहले वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने ये उत्साह का सारांश पढ़ा था पाठ का पूरा। उसके बाद दूसरी जो कविता है हमारी अट नहीं रही है, ये उसका सारांश है। ठीक है, दोनों कविताओं का अपन लोगों ने सारांश पढ़ा। फिर ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ी, इन पंक्तियों की ये व्याख्या लिखी हुई है आपकी। ठीक है, दूसरा वाला है विकल्प। विकल्प ये सब चीजें जो मैं आपको निकालता जा रहा हूं यहाँ पर एक एक करके, ये सब पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि यहाँ से जब आप पाठ पढ़ लेते हो तो आपसे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाते हैं। ये वाला पत्तों से लदी डाल, ये मैंने बताया था उस वाली वीडियो में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हर एक बच्चे को सीख लेना, इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ लेना है, रट लेना है, एमपी बोर्ड वाले हर एक बच्चे को। ठीक है, जैसे पुराने वाले चैप्टर में हमने बताया था उज्जवल गाथा कैसे गाऊं वाली पंक्तियां, वो इंपॉर्टेंट है, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब जब ये पूरे हो जाते हैं तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर, और यही से अपने वीडियो की आज की शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं क्यों? देखो, सभी में यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू है, जिस वजह से लास्ट में क्वेश्चन की जगह पर क्वेश्चन मार्क नहीं लिख पाता है, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये ना सोचिए कि यहाँ पर है क्वेश्चन और सर पूर्ण विराम लगाए हैं, आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में जब नोट कीजिएगा। तो कभी बादलों से ये जैसे कहना चाहिए कि भाई फुहार से बरसो या रिमझिम रिमझिम बरसो, लेकिन नहीं, वो बरसने के लिए नहीं कहते हैं, वो क्या कहते हैं, गरजने के लिए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गरजने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ऐसी बात क्यों कर, मतलब कवि कर रहे हैं कि बादलों से कि गरजो। तो उसका आंसर है, कवि ने बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने की ना कहकर के गरजने के लिए कहा है, क्योंकि बादलों के गर्जन में क्रांति के उत्साह का उद्बोधन किया गया है। बादल अगर गरजते हैं तो उनको यह लगता है कि क्रांति का क्या है, आह्वान हुआ है। सामाजिक क्रांति लाने के लिए इसी गर्जन की आवश्यकता है। विनम्रता से क्रांति संभव नहीं है। कवि यहां पर बता रहे हैं कि विनम्रता से क्रांति संभव नहीं है, और बिना क्रांति के परिवर्तन संभव नहीं है। अर्थात अगर अपन को किसी चीज में परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या करना है, क्रांति होनी चाहिए, और क्रांति बड़े प्रेम से आती नहीं है। ठीक है,
बादलों की गर्जना से सारा समाज जागरूक हो जाता है, इसीलिए गरजने के लिए कवि ने कहा है। ठीक है, बादलों की गर्जना से पूरा का पूरा समाज क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। इस वजह से बादलों ने कवि ने बादल से बरसने या रिमझिम बरसने या फुहार रूप में बरसने को मना करके काहे के लिए किया गया है, बताइए। हाँ, गरजने के लिए आह्वान किया है। ठीक है, कवि चाहते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन हो, और परिवर्तन हो तो परिवर्तन तभी है जब क्रांति आएगी, और क्रांति कब होगी, जब क्या होगा, उत्साह जागृत होगा। और ये कब होता है, जब बादल गरजते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा वाला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। भाई और भी कुछ रख सकते थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल बहुत प्रिय है। पहली बात तो एक बता दें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं, और छायावाद के जितने भी कवि हैं इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात इनका प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अधिकांशतः रचनाएं इन्होंने प्रकृति से संबंधित लिखी हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी क्या है, छायावाद के कवि, यानी इनको भी प्रकृति से प्रेम रहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को बहुत प्रिय, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल क्या है, बहुत प्रिय है। वे उन्हें क्रांति का दूत मानते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जैसे ही लिखा है क्रांति का दूत मानते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्रांति का दूत, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को क्या मानते हैं, तब क्या हो जाएगा, क्रांति का दूत। या ये भी पूछा जा सकता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, क्रांति का दूत किसे मानते हैं, तो बादलों को। ठीक है, क्रांति बिना उत्साह की संभव नहीं है, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। बादलों की गर्जना से लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल बहुत प्रिय हैं। ठीक है, वे उन्हें क्रांति का दूत मानते हैं। क्रांति बिना उत्साह के संभव नहीं है, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। बादलों की गर्जना से लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 या 6 क्वेश्चन ही है, परेशान ना हो आप। तीसरा वाला क्वेश्चन है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। जो बादल है, देखो बादलों को कई तरीके से यहां पर इस कविता में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अलग अलग जगह उसका अलग अलग अर्थ निकल के आता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अलग अलग जगह पर उसका क्या क्या अर्थ है, किन किन अर्थों में बादलों का यहां पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को अनेक अर्थों में प्रयोग किया है, जो कि निम्न है। नंबर 1, बादल जल वर्षा करके भयंकर ताप से छुटकारा दिलाते हैं। जब अपन को बहुत तेज गर्मी लगती है और पानी, मतलब बादल गरजने लगे तो ठंडक सी मतलब महसूस हो जाती है, और पानी गिर जाए तो आहा, मन को तो शांति मिल जाती कि नहीं। हाँ, क्यों मिल जाती, क्योंकि हमें उससे गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है। और जब किसी चीज हम किसी कष्ट में हैं और उससे हमें छुटकारा मिल जाए, और जो दिलाता है तो हम उसको कहते हैं संकट मोचक। कष्ट को क्या कहते हैं, संकट, और उसको हरने वाले को क्या कहते हैं, मोचक। तो संकट को हरने वाले को बोल दिया संकट मोचक। ठीक है, अब पहला वाला अर्थ अपन को समझ में आ गया। देखिए पहला पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, बादल जल वर्षा करके भयंकर ताप से छुटकारा दिलाते हैं, इस अर्थ में वे संकट मोचक के रूप में प्रयोग है। आई बात समझ में। दूसरा, क्रांति दूत तथा समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्साह भरने वाले के रूप में बादल का प्रयोग किया गया है। पुराने वाले क्वेश्चन में अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ाया है, इसीलिए बादल गरजने, कवि बादल से गरजने के लिए कहता है, ना कि बरसने के लिए। क्यों, क्योंकि कवि जो है वो बादल को क्रांति का दूत मानता है, समाज में परिवर्तन भरने वाला मानता है। आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट, बादलों के जल बरसने से किसान खेतीबाड़ी का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। जब बादलों से जल बरसने लगता है तो किसान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और खेतीबाड़ी का कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। नई फसल बोई जाती है, नए अंकुर पैदा करने वाले के रूप में भी बादलों को प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये 2-3 अर्थ अपन को क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है। ठीक है, चाहे अट रही है बोला जाए, चाहे हट रही है, एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो, फागुन माह में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। काय पर होता है, चरम पर। ऑब्जेक्ट यहां से एक विकल्प भी बन सकता है कि किस माह में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, तो इसका उत्तर क्या है,
फागुन माह है। बहुत सारे बच्चे फागुन नहीं समझते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो होली आती है ना, होली का त्योहार जिस महीने में आता है उसी को अपन फागुन का महीना कहते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे पत्तों से लदे हैं। पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, पत्तों से लदे होते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी होती है। भीनी भीनी सुगंध चारों तरफ से आ रही होती, मतलब जिसको कहते हैं अपन लोग सौंधी सौंधी, ये सुगंध चारों तरफ से क्या हो रही होती है, आ रही होती है। प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोरम है कि उससे कभी जो है वो आंख हटाना नहीं चाहता है, अर्थात कभी की आंख वहां से हटना नहीं चाहती है। सीधी बात यह है कि प्रकृति की सुंदरता इस फागुन के माह में इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक कि कभी की आंख उस सुंदरता से हटना नहीं चाहती है। आ गई बात समझ में। और अब इसमें एक बात और बता दूं, जो फागुन का माह होता है उसमें वसंत ऋतु चलती है। कौन सी ऋतु चलती है, वसंत। और वसंत ऋतु को भाई ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। ये बात ध्यान में रखे रहना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन को। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। देखिए वही जो अभी देख, इस पाठ के जितने क्वेश्चन है लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पाठ अगर आपने एक बार संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ ली तो क्वेश्चन आंसर हम कहते हैं आपसे 99% आसानी से बन जाएंगे। ठीक है। चलो देखो, फागुन में बसंत ऋतु आती है, अभी अभी बता रहे थे ना आपसे, फागुन में कौन सी ऋतु आती है, बसंत ऋतु। इस समय पेड़ पौधे हरे लाल पत्तों व रंग बिरंगे फूलों से लदे हैं। मतलब पेड़ों में लाल लाल पत्ते भी हैं, हरे हरे पत्ते भी हैं, रंग बिरंगे फूल भी हैं। ये सब पेड़ों पर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात इनको अपन ने बोला है कि पेड़ इनसे लदे हुए हैं। अब आप कहोगे सर पौधे जो हैं उनमें पत्ते तो हरे होते हैं, ये लाल कहां से आ गए। तो जब नए नए पत्ते होते हैं तो उनका जो रंग होता है वो लालिमा युक्त होता है, और उनको कोपलें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो लाल लाल पत्ते होते हैं ना छोटे छोटे से जब निकलते हैं, और वो उनको क्या कहते हैं, कोपलें कहते हैं। हमने पाठ में पढ़ाया है। चारों तरफ पक्षी चहचहाते हैं। भीनी भीनी हवा चल रही है, ना सर्दी है और ना गर्मी है। मतलब ना ज्यादा ठंड लगती है और ना ज्यादा गर्मी लगती है, बीचों बीच का मौसम है। यह ऋतु ऋतुओं का राजा होती है। कौन सी ऋतु, बसंत ऋतु। ठीक है। इतना सुंदर वातावरण किसी और ऋतु में नहीं होता है, इसीलिए यह बाकी ऋतुओं से अलग है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, इसका आंसर अपन ने बता दिया। अब जैसे ध्यान से सुनना, जैसे सर्दी है तो सर्दी में अपन को सर्दी सर्दी लगती है, अर्थात ठंडी, बहुत तेज ठंडी लगती है, तो हमको लगने लगता है यार बहुत तेज ठंड है। ठीक है। गर्मी में बहुत तेज गर्म लगती है। बारिश में पूरे में कीचड़ कीचड़ हो जाता है, निकलने में यहाँ वहां जाने में दिक्कत होती है, कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं। लेकिन बसंत एक ऐसा मौसम है जिसमें हल्की हल्की सी कभी कभार फुहार वाली बारिश भी हो जाती है। न ठंडी ज्यादा लगती है न गर्मी ज्यादा लगती है, यानी हम बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो हमारा इस वजह से इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और प्रकृति में सबसे अधिक परिवर्तन इसी ऋतु में आते हैं, अर्थात फागुन के महीने में। प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता रहती है। क्लियर हो गया। तो इस कारण से यह ऋतु अन्य ऋतुओं से क्या है, अलग है। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वाले पाठ का अपना 6वां क्वेश्चन। ठीक है। होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। बिल्कुल आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, जो आपका यहां पर था काय में पुराने वाले क्वेश्चन, बस वही क्वेश्चन भी अगर आप लिख दोगे ना तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है। ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है यही याद करो, आप वो पुराना वाला भी लिख दो तो ये माना जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लो। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, सबको पता है। इस समय प्रकृति अपने यौवन पर होती है। ठीक है। यौवन मतलब होता है युवावस्था पर। ठीक है। इससे समाज में भी उल्लास के भाव जागृत हो जाते हैं। पेड़ पौधे पत्तों से व फूलों से लद जाते हैं। कोपलें फूटने लगती हैं। कोपलें हमने बताया था अभी पुराने वाली स्लाइड में। सुगंधित हवा चारों तरफ चल रही होती है। यही परिवर्तन प्रकृति में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो आसानी से याद हो जाएगा। चलो आप देखिए, ये पूरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी है एक दो क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही हैं। तो 6 के 6 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब पढ़ेंगे अपन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तस्वीर हमारे सामने है। ठीक है। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन
अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लो, बसंत पंचमी को क्या होता है? बसंत पंचमी को हमारे ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी का बर्थडे होता है, अर्थात जन्मदिन होता है। आप लोगों के स्कूल में मनाया जाता होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कार्यक्रम वो किया जाता कि नहीं? बसंत पंचमी के दिन क्या होता है? सरस्वती माता जी का जन्मदिन होता है। क्लियर हो गया? तो याद रखे लेना रहना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? बसंत पंचमी के दिन। कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। कौन से जिले में? मेदिनीपुर जिले में। राज्य कौन सा है? बंगाल। और गांव कौन सा है? महिसादल रियासत। क्योंकि पहले मतलब ये राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो वहां पर रियासत बोला जाता था। ठीक है। सन 1899 में हुआ था। सन क्या है? 1899। इनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पेपर में पूछा गया है। देखो, पिताजी का नाम। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर ऐसे करके आपके लास्ट में ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, आपको अच्छे से याद कर लो। राम सहाय त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का नाम क्या है? राम सहाय त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला में रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के। ध्यान से सुनना, ये इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अब बंगाल में हुआ था तो क्यों? तो ये भाई बंगाल चले गए थे। ठीक है, आई बात समझ में? आगे, इनकी माता का निधन इनके जन्म के 3 वर्ष बाद हो गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जब 3 वर्ष के थे, तब उनकी माता जी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। और जब माता का या पिता का निधन हो जाता है, तो उस बच्चे का जीवन क्या हो जाता है? संघर्षमय हो जाता है। अर्थात इनका जन्म भी, इनका जीवन भी कैसा रहा? संघर्षमय रहा है। बचपन तो संघर्षमय रहा है, साथ में इनका युवावस्था और वृद्धावस्था, ये सब क्या रही है? संघर्षमय रही है। सन 1961 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये पेपर में एक बार पूछा गया था, 1961। ठीक है, कि इनका निधन कब हुआ था? तो 1961 में। ठीक है, चलो। रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं। हाँ, पेपर में आपका जब क्वेश्चन आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो इस प्रकार से आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। नंबर 1, 2 रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और साहित्य में स्थान। बात आई समझ में? तो रचनाएं अपन को अच्छे से याद रख लेना है। 2 ऑब्जेक्टिव में भी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इनकी रचना है अनामिका, दूसरी है परिमल, तीसरी है गीतिका। और ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जैसे कि तुलसीदास। अब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर बाय द चांस पूछ दिया जाए कि तुलसीदास जी किसकी रचना है, तो बच्चे अपने मन से दिमाग लगाते बोले यार क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि तुलसीदास जी रचना थोड़ी है, तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी खुद एक कवि है, वो थोड़ी रचना हो सकते हैं। तो भाई तुलसीदास नाम की जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, इसको गलत मत करना। ठीक है। और कुकुरमुत्ता तथा नए पत्ते, ये अपन ने जो कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये अपने क्या कर दी, यहां पर बता दी। आपको 2 तो याद करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में 2 रचनाएं पूछी जाती हैं और ऑब्जेक्टिव का कोई पता नहीं है कौन सी रचना पूछ दे। हाँ, एक गलती यहां पर कर देते हैं बच्चे, गीतिका लिखा है। देखिए आप तीसरे नंबर की रचना क्या लिखी है? गीतिका। तो बेटा गीतिका जो है एक छंद भी है। क्या है? गीतिका छंद है। और गीतिका छंद में क्या होता है? 14 प्लस 12 के योग से 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये गीतिका छंद है, 4 चरण होते हैं, 14 और 12 के योग से 26 मात्राएं होती हैं। तो आप ये मत समझ जाना कि गीतिका रचना नहीं है। अगर रचना की बात करें, देखो गीतिका छंद भी होता है, गीतिका रचना भी, और किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। क्लियर हुआ? चलो एक बार फिर से बोलिए रचनाएं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि। ठीक है, इनमें से आपको 2 अच्छे से याद कर लेनी है। अब आते हैं काव्यगत विशेषताओं में। तो काव्यगत विशेषताएं होती हैं भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में पहले अभी तक अपन 3 चैप्टर पढ़ के आए हैं, तीनों के कवि परिचय पढ़ाए, हमने बता दिया है हर एक पार्ट में कि लिखा क्या क्या जाता है। ठीक है, नहीं पढ़ा है पहले पढ़ लेना कि भाव पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है और कला पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है। तो भाव पक्ष है, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यह छायावादी कवि है। इनका प्रकृति वर्णन अत्यंत मधुर व हृदय स्पर्शी है। हृदय स्पर्शी मतलब होता है हृदय को छू जाने वाला। ठीक है, इनकी कविताएं देश प्रेम की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविताओं में देश प्रेम भी देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में दीनहीन किसानों के प्रति सहानुभूति है। किनके प्रति सहानुभूति है? दीनहीन किसानों के प्रति इनकी रचनाओं में सहानुभूति है। समझ में आई बात? चल, कला पक्ष। तो कला पक्ष में
इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। इन्होंने तुकांत व आतुकांत दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। किन किन छंदों का? तुकांत और आतुकांत। आप जानते हो तुकांत और आतुकांत क्या होता है? जैसे जो पहली लाइन पढ़ रहे हैं उसके अंत में आया भाला, तो अंत वाले और दूसरी लाइन के अंत में भी ऐसा ही शब्द आएगा, भाला, काला, साला, नाला, ऐसी कुछ करके। समझ में आई ना? ये कहलाता है तुकांत। तो इनकी रचनाओं में तुकांत छंदों का भी प्रयोग किया गया, तुकांत छंदों का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अब अलंकार बताना है। इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। मानवीकरण तो छायावाद का कोई भी कवि हो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। देश प्रेम और भक्ति परक रचनाओं में इनकी भाषा सरल है। जो देश प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं उसमें उनकी भाषा क्या है? सरल है। तो भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया। अब अंत में आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में आपको बता दूं, ये जो कवि है, पहली बात तो ये छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, इनको महाप्राण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाप्राण से, ठीक है। तो देखो, इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिया है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि के रूप में तथा महाप्राण के रूप में इन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। ध्यान से सुनना, ये 2-4-6 बार पेपर में आया है। महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन से हैं, या किस कवि को महाप्राण के नाम से जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समझ में आ गया? चलो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तो ठीक है, आगे चल करके भी पूछे जाते हैं, तो कृपया करके इनको याद रखे रहना। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। जिस भी बच्चे ने पहला वाला पार्ट देखा है और अभी ये वीडियो कंटिन्यू उसने देखी है, बीच में स्किप नहीं की है, उससे ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाने हैं, ठीक है। चलो देखो, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है? आप बताओ बेटा। पहला है झरना, तो झरना तो इनकी नहीं है। अगर पुराना चैप्टर पढ़ के आए हो तो आपने पढ़ा है जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। कवि और कोकिल बिल्कुल नहीं पढ़ा हमने। अनामिका सबसे पहली रचना हमने यही पढ़ी है। कौन सी? अनामिका। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक संगतकार है, तो संगतकार जो है ये अभी आगे चल करके पढ़ोगे आप। संगतकार जो रचना है वह है मंगलेश डबराल की। किसकी है बेटा? मंगलेश डबराल, ठीक है। पढ़ोगे अभी आगे चल करके संगतकार। झरना जो है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि हैं और ये छायावाद की जनक भी है। कौन? जयशंकर प्रसाद। पढ़ के आए हैं अपन, ठीक है। चल, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? अनामिका। दूसरा क्वेश्चन, निराला जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ध्यान से सुनना, जन्म की बात चल रही है। उनके पिताजी कहाँ रहते थे ये अलग है और जन्म अलग है। तो निराला जी का जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल में। कहां पे हुआ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के कहां पर? मेदिनीपुर जिले के। कौन सी रियासत में? रियासत बताई थी ना? हाँ, सही है। चलो आगे। दूसरा है, किस माह में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? महीने की बात चल रही है, तो फागुन माह में छाई थी। फागुन माह कहां दिख रहा है? देखो, खा नंबर पे दिख रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फागुन, ठीक है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? एक क्वेश्चन आंसर बताया था, दूसरे में या तीसरे में ध्यान नहीं है। तो उत्साह कविता में बादल भैया क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति का। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का सौंदर्य वर्णन है? तो फागुन माह में। तो फागुन तो है ही नहीं, यहाँ पर ऋतु की बात कर रही है। तो ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। तो बसंत का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। समझ में आ गया? ये अपने 5 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हैं। अब आगे खाली स्थान। तो खाली स्थान है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ... के कवि माने जाते हैं। कई बार बता चुके किस बात के कवि हैं? छायावाद के, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन बताया था मैंने एक बार पेपर में आया 1961 में, 1961। आभा खाली स्थान की अट नहीं रही। किसकी आभा नहीं अट रही है? फागुन की। किसकी? फागुन की। फिर अगला है, उत्साह कविता में ... से गरजने का आग्रह किया गया है। किससे गरजने का आग्रह किया गया है? तो बेटा ये किया गया है बादलों से। किससे गरजने को कहा गया है? बादलों से। अगला वाला है 5वां, पत्तों से लदी खालिस्तान कहीं हरी कहीं लाल। तो यहां पर है पत्तों से लदी डाल। क्या है? डाल, ठीक है। चल, ये थे अपने क्या? खालिस्तान। ये वाली पंक्तियां अच्छे से याद कर लेना, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, ठीक है। खालिस्तान अपने कंप्लीट होते हैं।
अब बचते हैं केवल एक शब्द वाक्य में उत्तर, जो कि लास्ट स्लाइड है आपकी इस वीडियो की। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन है, कवि निराला जी ने बादलों की तुलना किससे की है? बताओ भाई किससे की थी? तो बादलों की तुलना की थी बाल कल्पना से, बच्चे की कल्पना से। क्यों? क्योंकि बच्चे की कल्पना क्या होती है? अनंत होती है, और बादल भी क्या होते हैं? अनंत। उसमें आया था ना, काले घुंघराले मत वाले बाल कल्पना कैसे पाले। याद करो, पहली पंक्ति थी। तो किससे किया गया है? बाल कल्पना से। ये बगल में आपका आंसर लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना। दूसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो फागुन की। अब ऋतुवाद पूछा गया, ध्यान से सुनना बेटा। अगर महीना पूछा जाए, माह पूछा जाए तो फागुन, और ऋतु पूछा जाए तो बसंत। समझ में आ गया? बिल्कुल। तीसरा है, बादलों के हृदय में किसकी छवि है? तो वहां था चपला या विद्युत था, ऐसा कुछ कि छवि, छवि था ना, छवि अर्थात वहां पर होता है तस्वीर। तो ये बिजली की, किसकी है? बिजली, और बिजली को क्या कहते हैं? विद्युत। ठीक है। चौथा, अट नहीं रही कविता के कवि का नाम क्या है? भाई अट नहीं रही पूछा जाए, और चाहे आपका ये उत्साह पूछा जाए, दोनों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हैं। पांचवा है, महाप्राण के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को साहित्य में स्थान में पढ़ने पढ़ा है। निराला जी के पिता का नाम क्या था? तो निराला जी के पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। क्या नाम था? राम सहाय त्रिपाठी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता के रचनाकार, तो तुलसीदास और कुकुरमुत्ता ये दोनों बताए थे हमने। कुकुरमुत्ता की रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तुलसीदास जी किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा पांचवा चैप्टर। ठीक है। और पांचवा चैप्टर के बाद, जैसे अभी तक आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, चारों के चारों चैप्टर आप लोगों ने, जिसने नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में आपके क्रम से डले हुए हैं लाइन से। पहला चैप्टर 4 भागों में डला हुआ है, उसके बाद दूसरा चैप्टर 2 भागों में, तीसरा 2 भागों में, और चौथा भी 2 भागों में। आगे के जितने भी होंगे वो 2-2 भागों में ही चैप्टर होंगे। पद्य खंड वाले, गद्य खंड वाले पाठों को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगले वाले चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। जय राम जी की।